हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी साइंस की क्लास में। मैं हूँ रीना गुप्ता। इससे पहले कि हम अपना टॉपिक आज का बताएं, जरा देख लेते हैं कि ये दो पौधे आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपके सामने दो पौधे हैं। तो इस पौधे ने दूसरे पौधे से कहा, हम दोनों तो एक ही जगह पर हैं, फिर मैं देखो कितना खुश हूँ, कितना स्वस्थ हूँ। तुम तो इतना उदास हो, तुम मुँह लटकाए हो और मुरझाए से हो। तो इस बात पे इस दूसरे पौधे ने क्या जवाब दिया, दोस्त, देखने में तो हम दोनों एक ही जगह पर हैं, लेकिन तुम देख सकते हो कि मेरी जड़ों में पानी नहीं है, जबकि तुम्हारी जड़ों में पर्याप्त जल है। बाकी मुझे धूप भी मिल रही है, सब कुछ है, लेकिन पानी ना होने की वजह से धीरे धीरे मेरी सारी जैविक क्रियाएं धीमी होती जा रही हैं और मैं मुरझाता जा रहा हूँ, इसीलिए मैं उदास हूँ। तो अब तक बच्चों, इसको देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज हम पौधों से रिलेटेड हमारा टॉपिक है और हमारा टॉपिक है पौधों में पोषण। इस चैप्टर को हम दो भागों में पढ़ेंगे। भाग एक में हम पढ़ेंगे सपोषी पौधे क्या होते हैं और उसके बाद हम भाग दो में पढ़ेंगे कि परपोषी पौधे क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम भाग एक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि पौधों को पानी चाहिए होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमको पानी की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। अच्छा बच्चों, कभी आपने सोचा कि अगर आप 5 दिन 6 दिन तक अगर आपको खाना ना मिले तो क्या होगा? सोचिए ज़रा। आप कुछ दिनों बाद थकान का अनुभव करने लगेंगे, किसी भी काम को करने में आपको जल्दी कमजोरी महसूस होने लगेगी और धीरे धीरे आपका शरीर भी क्या होगा, सुस्त होता जाएगा और कमज़ोर सा दिखने लगेगा। तो इस तरह से हमको भोजन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से हमको कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक वैसे ही पौधों को भी अपनी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आपने जाना कि हमको तो पोषण की ज़रूरत, भोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये हमारे लिए जिस तरह ज़रूरी है उसी तरह हर जीव जंतु के लिए भी आवश्यक है। लेकिन क्या शायद आपको पता है कि हम में से कोई भी जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता? अब आपको मेरी बात थोड़ा अजीब लग रही होगी। आप सोचोगे हमारे घर में तो रोज़ मम्मी खाना बनाती है। बेटा, मम्मी खाना आपकी बनाती हैं, लेकिन वो सिर्फ पकाती हैं खाने को, वो खाना बनाती नहीं हैं। यानी खाना पकाने में हम उन्हीं चीज़ों को प्रयोग करते हैं जो हमें पेड़ों से, पौधों से प्राप्त होती हैं। इसका मतलब हर जीव जंतु, हर प्राणी पौधे से प्राप्त होने वाले, पौधे के ही भागों को, उनसे प्राप्त होने वाले फल फूल आदि को भोजन के रूप में प्रयोग करता है। अब ये तो हमने खा लिया खाना, ठीक, लेकिन जैसे पौधे भी तो सजीव हैं, तो सोचिए पौधे क्या खाते होंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि पौधे क्या खाते हैं, उनको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी आज की क्लास में। बस ज़रूरत है आपको ध्यान से सुनने की और समझने की। आपको सारे उत्तर हमारी आज की क्लास में मिल जाएंगे। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले शब्द आता है आपका पोषण। हम लोग का चैप्टर का नाम है पौधों में पोषण। पोषण शब्द क्या है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए बच्चों, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, पोषण। तो भोजन ग्रहण करने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रक्रियाएं आती हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण और भोजन का पाचन, जो कि आप आगे आने वाले चैप्टर्स में अभी पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज आती है भोजन। देखिए, भोजन क्या है? यह है आपका भोजन। ऐसा तो नहीं आपके सामने जो भी पदार्थ रखा हो आप वो उठा के खा ले। कैसे पता हमको क्या भोजन है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है? तो देखिए, ऐसा कोई पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट, आप ये देख सकते हैं, ये भोजन के घटक हैं, वसा, जल तथा प्रोटीन से बना होता है और जो जीवों द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे हम भोजन कहते हैं। और भोजन खाने से आपको केवल जीवित ही रहने नहीं होता है, इससे आपको जैविक क्रियाओं के लिए, दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे आप बहुत एक्टिव रहते हैं, आप सक्रिय रहते हैं, आपको थकान का अनुभव नहीं होता है। तो देखिए, भोजन के क्या कार्य हैं? सबसे पहले शरीर के प्रत्येक अंग को क्रिया करने की शक्ति देना। दूसरा कार्य है, अगर हमारे शरीर में चोट लग जाए, हम बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाते हैं हमारी चोटें। कैसे? वो भोजन के द्वारा, यानी कोशिकाओं का पुनर्निर्माण। फिर तीसरा कार्य आता है
कि शरीर को रोगों से अपनी रक्षा करने की शक्ति देना, जिसे हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि हमको मिलती है फलों और सब्जियों से। तो इस तरह से वही भोजन अच्छा होता है जो आपके ये तीनों उद्देश्यों की जिससे हमें प्राप्ति हो जाए, यानी ये तीनों चीज़ें आपको जिस आहार से मिले वही भोजन आपका अच्छा होता है। अब ये सामने आप देख सकते हैं, ये आपके भोजन का रेशियो दिया हुआ है कि हमें जो भोज्य पदार्थ हैं वो किस अनुपात में खाने चाहिए। ये आपका ब्रेड यानी कि ये रोटी है, जिससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। इससे हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। फिर है फ्रूट वेजिटेबल्स, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाती है। और इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमको मिलता है खनिज लवण। क्या मिलते हैं फल और सब्जियों से, खनिज और लवण, और साथ ही मिलते हैं विटामिन्स। इसके अलावा मीट, एग, बीन्स, इनसे हमको मिलता है प्रोटीन। फिर आते हैं आपके ये फैटी शुगर फूड्स, इससे ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन ये आप खाने में चाहें तो शामिल कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। ये है डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि आप दही, पनीर, इनको आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी प्रोटीन का एक सोर्स होता है और इससे हमारे भोजन को पूर्णता मिलती है। तो इस तरह आपने समझा भोजन क्या है और क्या है भोजन के कार्य। अब हम देखते हैं कि भोजन को भी 3 भागों में बांटा गया। आप जो भी खाते हैं उसको 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। जैसे आपने खाई फल और सब्जियां, तो इसको हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये हमारे शरीर को रोगों से प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए ना हम प्रोटेक्टिव फूड की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको खाने से आपको ऊर्जा प्राप्त हो। ये कार्बोहाइड्रेट देते हैं आपको। तो जैसे रोटी है, आप ये ब्रेड देख सकते हैं, शहद है, चावल है, इसके अलावा आपका गन्ना, शकरकंदी, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। तो नेक्स्ट आपका बॉडी बिल्डिंग फूड नेक्स्ट आता है आपका। इससे हमको क्या मिलता है, प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग यानी कि जिससे आपकी मसल्स यानी कि आपका वेट बढ़े, वो होते हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिले। यानी ये हमारा हो गया एनर्जी गिविंग में कार्बोहाइड्रेट, और इसमें ऊपर हो गया आपका मिनरल्स यानी कि खनिज लवण। तो इस तरह से आपको ये तीनों चीज़ें मिलती हैं और ये 3 कैटेगरी के फूड हम अपनी डेली लाइफ में खाते हैं। अब आप देखिए कि हमारा जो चैप्टर था पौधों में पोषण, पोषण के आधार पे पौधों को, जैसा मैंने पहले ही बताया था, कि 2 भागों में बांटा गया है, स्वपोषी पौधे और परपोषी पौधे। पहला है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी। परपोषी को आगे 4 भागों में बांटा गया है, जो कि अभी आप अगले भाग में पढ़ेंगे। स्वपोषी पौधे का अर्थ देखिए क्या है, शाब्दिक स्व। स्व का मतलब होता है स्वयं, और पोषी, पोषी का मतलब होता है पोषण प्राप्त करने वाला। यानी कि आपको इसी से दिख रहा है स्वयं पोषण प्राप्त करने वाला, यानी ऐसे पौधे जो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण हरे रंग के होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी पौधे। जैसे आम, पीपल, नीम, अमरूद आदि। जो आप अपने डेली लाइफ में ऐसे सभी पेड़ देखते हैं, पौधे देखते हैं, जिनका रंग कैसा होता है, हरा। पौधे का देखिए हरा रंग होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी पौधा होगा आपका स्वपोषी। तो जैसा कि आप मेरे हाथ में ये देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रही है एक पत्ती, इसका रंग कैसा है, इसका रंग है हरा। ये हरा रंग कहाँ से आया, क्या इसको हमने पेंट कर दिया, क्या सारे पेड़ों को किसी ने पेंट किया है हरे रंग से, ऐसा तो नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से हरे रंग की पत्तियां कैसे हैं, क्योंकि इसमें ये आप जो हरा रंग है, ये एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पर्णहरिम। पर्णहरिम को ही इंग्लिश में बोला जाता है क्लोरोफिल। इसी के कारण हर पत्ती का कलर होता है हरा, यानी कि हरी दिखने वाली जितनी भी पत्तियां अगर आपको दिखाई दे रही हैं, वो किस कारण है, पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल का बहुत बड़ा रोल होता है भोजन के निर्माण में, इसलिए ऐसे जो भी पौधे जो स्वपोषी हैं उसमें हरे रंग का होना ज़रूरी होता है। अगर हरे रंग की पत्ती नहीं है, उसमें क्लोरोफिल इसका मतलब अनुपस्थित है, तो उसमें भोजन का निर्माण होना संभव नहीं है। अब हम देखते हैं कि हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं।
तो देखिए, जिस तरह से आपके घर में मम्मी आपकी खाना बनाती है किचन में, तो किचन में खाना बनाने के लिए उनको बहुत सारा सामान चाहिए होता है, दाल, चावल, सब्जी, मसाले और भी बहुत सारी चीज़ें। तो पौधे में खाना कहाँ बनता है? पौधे में खाना बनता है पत्तियों में। तो हम कह सकते हैं कि पत्तियाँ पौधे की रसोई हैं। और जिस तरह से आपकी रसोई में खाना चाहिए होता है बनाने के लिए दाल चावल, उस तरह से पौधे को भी ज़रूरत होती है। तो पौधे को ऐसी क्या चीज़ें चाहिए होती है जिससे उसका भोजन बन जाए? पौधे को चाहिए होती हैं 4 चीज़ें। पहला है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफिल। जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था। इसके बाद सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। फिर हम इसके बाद बात करेंगे जल। जैसे हमको खाने के साथ पानी चाहिए होता है, वैसे पौधे के लिए भी जल बहुत ज़रूरी है। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ये 4 चीज़ें हैं जब किसी भी पौधे को भोजन बनाने के लिए चाहिए होती हैं। इस प्रक्रिया को, जिससे भोजन बनकर तैयार होता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, जो भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। तो ये है हमारा प्रकाश संश्लेषण। लेकिन अब बात ये है कि जैसे आपके घर में दाल चावल सब्जियाँ आपके घर में खरीद के मार्केट से आता है, पापा या मम्मी कोई भी ले आते हैं, पौधे को कौन ला के देता है? पौधे मार्केट तो नहीं जाते खरीदने ना। तो उनको ये चारों चीज़ें किस तरह से प्राप्त होती हैं, ये जानना आवश्यक है। तो क्लोरोफिल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पत्तियां हरी होती हैं, तो क्लोरोफिल तो उसमें पहले से ही उपस्थित होता है। फिर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। देखिए, जैसे ही आप ये देख रहे हैं कि पत्ती के ऊपर क्या हुआ, सूर्य की रोशनी यहाँ से आई, तो फिर क्या हुआ, इसमें जो क्लोरोफिल था उसने उस पूरे प्रकाश को, जो पड़ने वाला प्रकाश था, उसमें से उसकी कुछ मात्रा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि अवशोषित कर लिया। अब सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल में अवशोषित हो गया, तो इस तरह पत्तियों तक सूर्य का प्रकाश पहुंच चुका है। फिर आती है जल की बारी। हम पौधों में जल डालते हैं, या वर्षा का जल, जब पानी जल उसमें जाता है जड़ों में, तो जड़ों से होता हुआ, देखिए ये पौधे की जैसे जड़ें हैं, ये पौधा है आपका, तो फिर हमने यहाँ पे अगर मान लीजिए ये हमने जल डाला, तो यहाँ से जल जाता है जड़ों में, और जड़ों से आगे बढ़ता हुआ जाता है इसके तनों में, और तनों से होता हुआ पहुँच जाता है इसकी पत्तियों में। तो इस तरह से इसको आप देख लीजिए फिर से, ये इसकी जड़ें हैं, जड़ों के बाद ये तना है, और तने के बाद ये हैं पत्तियाँ। तो हमने अगर यहाँ पे मान लीजिए जल डाला, ये तो जड़ों से होता हुआ गया तने में, और तने से गया पत्तियों में। तो इस तरह से हमको जल भी मिल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा पत्तियों को? तो देखिए, जब आप पत्ती को, एक काम करिए, ऐसे लीजिए और इसको आप देखिए ऐसे धूप में करके, इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ आपको महीन महीन से एकदम डॉट जैसे, छोटे छोटे छेद जैसे दिखाई देंगे। उसको हम बोलते हैं पर्णरंध्र। वो बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण की पत्तियों के अंदर प्रवेश करती है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों तक पहुँच जाता है। अब देखिए बच्चों, हम प्रकाश संश्लेषण तक बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, अभी मैंने जिसका वर्ड मैंने बोला आपको, पर्णरंध्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा, इसके बारे में जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले इसको हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में आपको ये शब्द बार बार दिखाई और सुनाई देगा। तो देखिए, ये इस तरह से देखिए, पत्ती का ये पूरा डिटेल का स्ट्रक्चर है, और ये है आपके पर्णरंध्र यानी कि स्टोमेटा। देखिए, इसका अगर हम डिटेल में जाएं पर्णरंध्र के, तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये है स्टोमेटा की ओपनिंग, यानी कि स्टोमेटा के ये जो छेद दिख रहे हैं ना, छिद्र, इसका ये खुलना, और दूसरा है बंद होना। इसमें संरचना में ये जो दो ये दिख रही हैं आपको संरचनाएं, ये बीन्स यानी कि बोल सकते हैं राजमा के आकार की 2 कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। तो ये इसकी रक्षा करने के लिए, गार्ड में रक्षा जो करते हैं, तो इनकी रक्षा करने वाली कोशिकाएं हैं, यानी कि गार्ड सेल्स। अब इसके अंदर की जो भित्ति होती है, ये आप देख सकते हैं, ये मोटी होती है, और बाहर की जो होती है भित्ति, वो पतली होती है। देख सकते हैं आप, अंदर की भित्ति बाहर की भित्ति से मोटी होती है। तो जब ये आपस में पास आ जाती हैं कोशिकाएं, तो
तो ये छिद्र बंद हो जाता है, और जब ये दूर चली जाती है दोनों कोशिकाएं, तो इस तरह से ये छिद्र खुल जाता है। यानी कि छिद्र का आपस में खुलना या बंद होना ये गार्ड कोशिकाओं पे पूरी तरह से निर्भर करता है। तो अब हम देख लेते हैं पर्णरंध्र होते क्या हैं। पत्तियों की सतह पर ये देख रहे हैं आप, बहुत से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो कि पर्णरंध्र कहलाते हैं। देखिए पत्ती आपकी इस तरह से है, और पत्ती का एक निचला सिरा होता है, इसको हम बोलते हैं अपर पोर्शन, और एक होता है इसका नीचे का हिस्सा जिसे हम बोलते हैं लोअर पोर्शन। ठीक है, तो एक इसके नीचे का हिस्सा, एक इसके ऊपर का हिस्सा। यानी कि आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार, जैसे ये पत्ती आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, पत्ती का देखिए ये ऊपर का जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे अपर, और जो इसका नीचे का हिस्सा है इसको हम बोलेंगे लोअर, यानी कि निचला हिस्सा। जो पर्णरंध्र होते हैं हमेशा पत्ती के ऊपर से ज़्यादा नीचे की तरफ ज़्यादा पाए जाते हैं। जो भी पत्ती होगी उसका निचला हिस्सा ये है, तो इसमें पर्णरंध्रों की संख्या ज़्यादा पाई जाएगी, और इसको आप आराम से धूप में ऐसे करके आप देख भी सकते हैं। अब देखिए पर्णरंध्र आपने समझ लिया, इसके दो कार्य होते हैं। पहला है गैसीय विनिमय, ठीक है, और दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन। अब गैसीय विनिमय के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। दो तरह का गैसीय विनिमय होता है। पर्णरंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान ही गैसीय विनिमय कहलाता है। देखिए इसमें एक बार क्या होता है कि O2 यानी कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलती है। जैसा कि हम भी करते हैं, हम श्वसन जब करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक वही प्रोसेस पौधों में होती है, तो इसे हम बोलते हैं श्वसन। पर्णरंध्रों द्वारा ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। अब यही क्रिया जब उल्टा होती है, यानी दूसरा गैसीय विनिमय में प्रोसेस क्या है कि CO2 अंदर आती है और आपकी ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ये प्रोसेस कब होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये CO2 अंदर जा रही है, ऑक्सीजन बाहर निकली और साथ में जल। ये क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, यानी कि अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अभी आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में देखिए ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, यानी ये दोनों ही प्रोसेस बिल्कुल उल्टी हैं। तो इस तरह से गैसीय विनिमय के अंतर्गत दो काम हुए, एक बार श्वसन के अंतर्गत और दूसरा विनिमय हुआ प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत। तो ये आपने समझ लिया पर्णरंध्र यानी कि स्टोमेटा क्या है। इसका दूसरा कार्य है वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्या, जैसे मैंने आपको बताया हमने पौधे में पानी डाला, अब वहाँ से ये 3 स्टेप की प्रोसेस होती है। आपने जड़ों द्वारा जल का अवशोषण हुआ पहली प्रोसेस में, फिर तने द्वारा जल का पत्तियों तक पहुँचना, और फिर पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। देखिए हम जितना भी पौधे में, आपको लगता होगा कि हमने पानी डाला और पौधे ने पूरा पानी यूज़ कर लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जितना पानी डालते हैं ना, बहुत डेसिमल, बहुत ही कम मात्रा में पानी पौधे द्वारा यूज़ किया जाता है। आप समझिए कि करीब 97 से 99.5% पार्ट वाटर का वो उसका क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। यानी इतना पानी जो है वो वापस से एटमॉस्फेयर में, वातावरण में चला जाता है भाप के द्वारा। देखिए क्या होता है, कैसे ये भाप बनता है, कैसे ये वाष्पोत्सर्जन यानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। पहले होता क्या है वाष्पोत्सर्जन, ये देख लीजिए। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को, यानी कि जो जल पौधे ने यूज नहीं किया, उसको वाष्प के रूप में पर्णरंध्रों द्वारा बाहर निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। देखिए हमने जब पानी यहाँ से डाला, ठीक है, तो यहाँ से गया पानी और इस तरह से गया, पत्तियों में यूज़ हो गया। लेकिन जब पत्तियों में जो पानी यूज़ नहीं हुआ, जो एक्स्ट्रा पानी था, इसमें छोटे छोटे क्या थे आपके, इसमें पाए जाते हैं स्टोमेटा, यानी कि पर्णरंध्र। अब आप ये वर्ड पूरी तरह समझ चुके हैं ना, मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से स्टोमेटा है, इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये खुल गया, तो यहाँ से होता हुआ इस तरह से आप देख रहे हैं, ये जल वाष्प के रूप में पानी एक्स्ट्रा जो था आपका बचा हुआ वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे सारे जितने भी स्टोमेटा हैं, इस तरह से वहाँ से पानी धीरे धीरे जल वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। ये क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन की दर को एक यंत्र के द्वारा हम नाप भी सकते हैं। इसको मापने के लिए जो यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं पोटोमीटर। क्या बोलते हैं उसको हम, पोटोमीटर। अब देखिए
वाष्पोत्सर्जन भी 3 तरह के पार्ट्स में होता है, ये पर्णरंध्र के आधार पे। जैसे जो स्टोमेटा से वाष्पोत्सर्जन होता है उसे हम बोलते हैं स्टोमेटल, यानी कि ये लगभग 80 से 90% तक जितना भी आपका वाष्पोत्सर्जन है वो स्टोमेटा यानी कि पर्णरंध्रों के द्वारा होता है। फिर आता है लेंटिकुलर, यानी कि पौधे के ऊपर जब आपने देखा होगा तनों पे एक बार्ग जिसको हम बोलते हैं छाले पाई जाती हैं, उसमें भी कुछ महीन छिद्र होते हैं शाखाओं पर, तनों पर, उससे होने वाला वाष्पोत्सर्जन होता है आपका लेंटिकुलर, जो 0.1 से 1% तक होता है। और इसकी मात्रा कब इंक्रीज होती है? जब आप वातावरण काफ़ी शुष्क होता है तो ये लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। फिर आता है क्यूटिकुलर। क्यूटिकुलर यानी ये वर्ड बना है क्यूटिकल से। पौधे के ऊपर आपने ध्यान दिया होगा कुछ वैक्स जैसा, कुछ मोम जैसा चिकना सा एक परत होती है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल, और उससे होने वाले वाष्पोत्सर्जन को हम बोलते हैं क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन, जो कि होता है 9%। तो इस तरह बच्चों आपने समझ लिया कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने उसी पुराने टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि अब खाना बनाने का टाइम हो गया है। अब आपको लग रहा होगा खाना बनाने का टाइम किसका हो गया? पौधों का हो गया, क्योंकि हम पौधों से ही तो जुड़े हैं आज। तो देखिए ये खूबसूरत सा पौधा दिख रहा है आपको, और ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है, ये पूरी प्रोसेस हमारी किस चीज़ की है? ये प्रकाश संश्लेषण की। देखिए क्या होता है, हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, पहली चीज सूर्य का प्रकाश, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसको एक हम रिएक्शन के रूप में देखेंगे। ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। जब इसके कितने अणु लिए गए? 6, और इसको 6 अणु लिए गए वाटर यानी कि जल के, दोनों मिल जाते हैं और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है पौधे का भोजन, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। यही है पौधे का भोजन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और इसके अलावा बाहर एटमॉस्फेयर में क्या निकलती है? ऑक्सीजन। 6 अणु किसके निकलते हैं? ये ऑक्सीजन के। तो इसी वजह से वातावरण में ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो बना रहता है और हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती रहती है, क्योंकि पौधों का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है वातावरण में कैसे ऑक्सीजन को बढ़ाया जाए। फिर देखिए पत्तियों में जो बना हुआ ग्लूकोज होता है, अब क्या आपको लगता है कि ये पूरा पौधे खा लेते हैं अपना बनाया हुआ फूड? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसकी बहुत कम मात्रा ही यूज़ करते हैं, और जितना एक्स्ट्रा जो होता है फूड यानी कि ग्लूकोज, उसको क्या करते हैं? वो फल, फूल, जड़, तना अपने ही विभिन्न भागों में उसको संचित कर देते हैं। तो इस तरह से पौधों में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार का संचय होता है, और वो पार्ट्स हम खाते भी हैं। आप पिक्चर देखते ही पहचान जाएंगे। देखिए आपको जितने भी सामने ये चित्र दिखाई दे रहे होंगे, आपको लग रहा होगा अरे ये तो सारी चीज़ें हम खाते हैं अपने खाने में, यही चीज़ें तो मैंने आपको बताई कि आपकी मम्मी से पकाती हैं। तो देखिए पहला क्या है? आलू। आलू क्या है? ये है एक तना, यानी कि पौधे के तने में फूड यानी कि ग्लूकोज का संचय हुआ, जिससे बन गया आलू, जिसे हम खाते हैं फूड के रूप में। दूसरा है मूली। मूली क्या है? ये जड़, यानी कि जड़ में संचित भोजन। आप देख भी सकते हैं ये इस तरह की जड़ें होती हैं, और जब मूली निकलती है तो इस तरह महीन महीन किनारे रोम छिद्र छोटे छोटे रोम टाइप के होते हैं। ये इस तरह से पत्तियां होती हैं, और ये देख सकते हैं मूली क्या है? एक जड़। फिर आता है फूल गोभी। इसके तो नाम में ही फूल है, यानी कि इसके फूल में भोजन संचय होता है। फिर देखिए पालक। पालक में ये भी आपको दिख रहा होगा, ये छोटी छोटी पत्तियां हैं जिसको हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पत्तियों में फल का फूड का संचय किया गया है। नेक्स्ट आता है टमाटर। ये है एक फल, फल में यहाँ फूड का संचय किया गया है। इसके बाद आती है ये मिर्च। मिर्च भी इस पौधे के फल ही हैं, जिसमें कि ग्लूकोज यानी कि पौधे के द्वारा बनाए गए भोजन का संचय किया गया है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कौन कौन से पौधे के विभिन्न पार्ट्स हैं, और पार्ट्स में कहाँ कहाँ कौन सा फूड संचित किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये तो आपने समझ लिया। अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये है, कौन है ये? सन।
देखिए बच्चों, जीव हो या पौधे, सभी के लिए भोजन बहुत आवश्यक होता है, लेकिन जो ये ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है हमको सूर्य से, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा है जो हमारा ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम जैसे जैसे जो पौधे खाएंगे तो उनको ज़्यादा मिलती है एनर्जी, फिर पौधे को जो खाएंगे उसको उससे 10% मिला, उसको खाएंगे उनको 1%। तो इस तरह से जैसे जैसे ये साइकिल आगे बढ़ती जाती है, आप देख रहे हैं ये प्रोड्यूसर पौधे, पौधे से ये प्राइमरी यानी कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इनको प्राप्त होने वाली एनर्जी यानी कि सूर्य की ऊर्जा इनके शरीर में जैसे जैसे आगे ट्रांसफ़र होती है वो कम होती जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। इसके अगर हम देखें प्रयोग के रूप में, तो इस तरह से 4 बीकर लिए गए और एक में हमने पानी डाला, सब कुछ सही था। दूसरे में लेकिन हमने इसमें पानी नहीं डाला, और तीसरे में हमने इसको ऊपर से सूर्य का प्रकाश नहीं लगने दिया, और बाकी चौथे में भी सब कुछ ठीक था। हमने 1 घंटे बाद देखा तो ये पौधे में बुलबुले निकल रहे थे, ये पौधा पूरी तरह मुरझा चुका था, ये भी पौधा मुरझा रहा था। और इस पौधे में क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं लग रहा था, मिल रहा था इसको, तो इसमें कोई बुलबुले दिखाई नहीं दे रहे थे। इस पौधे में सब कुछ सही था। फिर हमने क्या सोचा कि बुलबुले कहाँ से आ गए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण। तो हमने इसमें थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट 1 चम्मच डाल दिया, ठीक है, 1 चम्मच हमने इसमें डाला। तो बुलबुले बहुत तेज़ी से, देख रहे हैं आप, बहुत तेज़ी से बुलबुले बढ़ने लगे। ये कहाँ से आ गए, क्योंकि हमने इसमें जब सोडियम बाइकार्बोनेट डाला तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से प्रकाश संश्लेषण की मात्रा बढ़ गई। तो इस तरह से हमारे लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, सूर्य का प्रकाश और इसके अलावा क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों हम देख लेते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे, क्योंकि हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम मिलेंगे आपसे भाग 2 में। तो ये सबसे पहले हम आज का मैसेज देख लेते हैं। तो बच्चों आज का मैसेज ऑफ द डे यही है कि पौष्टिक खाना खाइए, ईट न्यूट्रिशियस फूड। आपको कुछ भी नहीं खाना है, आपको वो खाना खाना है जो आपके शरीर के लिए, आपकी मानसिक ग्रोथ, आपकी शारीरिक ग्रोथ के लिए अच्छा हो, क्योंकि आप जैसा खाना खाएंगे वैसे ही आपका शरीर डेवलप होगा, विकसित होगा, और वैसे ही आपकी सोच होगी। बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। बहुत बूढ़े लोगों की कहावत है और ये पूरी तरह सही भी है कि आप जितना अच्छा खाना खाएंगे, आपका शरीर और आपकी सोच सब कुछ उतनी ही सात्विक, उतनी ही अच्छी बनेगी। तो आप, क्योंकि इस समय आप बच्चे हैं, आपका शरीर ग्रोइंग स्टेज पे है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको हर चीज़, आपकी जो खाने की प्लेट हो वो पूरी तरह पौष्टिक आहारों से परिपूर्ण हो। तो देख सकते हैं ये है आपकी खाने की प्लेट, और आप देख सकते हैं ये है इसमें रेशियो, क्या चीज़ कितनी होनी चाहिए। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं 25% ये आपके अनाज है, यानी कि ये आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट, यानी रोटियां हुई, चावल हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी। फिर आता है 25% आप देख सकते हैं ये है प्रोटीन, जिसमें कि अंडे हैं, मांस, मछली, दूध, पनीर, ये आता है। फिर आता है आपका 10% वसा, यानी कि चिकनाई, जितनी चीज़ आप, घी हुआ, तेल हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर है 40% सब्जियां, जिनसे कि आपको मिलता है क्या, खनिज और लवण, और साथ में विटामिन्स। तो ये आपकी पूरी खाने की प्लेट है। इस तरह से आपको अपने अंदर भोजन आपको तैयार रखना है खाने के लिए, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना है। तो बच्चों इसी के साथ हेल्दी खाइए और सुरक्षित रहिए, और मिलते हैं हम अपने भाग में, फिर कुछ नया करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।